डोडो टीवी। मेरा नाम मानव है और ये मेरी कहानी है। कहानी सिर्फ आपके लिए, मेरी तो हकीकत है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो मैं आगे कहता हूं। बात आज से 6 महीने पुरानी है। आजा बिट्टू, मेरी पीड़ो बैठा। चल मेरे कोड़े टिक टिक टिक। अच्छा हंसता खेलता जीवन था मेरा। बहुत खुश था मैं अपनी जिंदगी से। लेकिन कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हे भगवान, ये खांसी पता नहीं कब जाएगी। तुमने मानव को देखा? कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खांसता रहता है। हाँ भाई, हमको तो लगता है उसको कोई गहरा रोग हो गया है। मैं पढ़ा लिखा था। मैंने डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट भी करा लिया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन गांव वालों ने एक ना सुनी और मुझे टीबी का मरीज मानकर गांव से निकाल दिया। मैं एकदम ही अकेला पड़ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे झोपड़ी में रहने लगा। दिन भर कैसे भी खाने का जुगाड़ करता और रात को थक कर सो जाता। ये किसकी पायल की आवाज है? क्या बाहर कोई है? जाकर देखता हूं। मैं अकेला था और आधी रात का समय। बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वहां क्या है। धीरे धीरे उस पेड़ तक गया। पेड़ डरावना। पेड़ के पीछे एक तांत्रिक और काली साड़ी पहने औरत हवन कर रहे हैं। औरत की आंखें डरावनी और शैतानी मुस्कान। वो सब देखकर मैं बहुत डर गया। भागता हुआ अपनी झोपड़ी में आया। रात भर सो भी नहीं सका। रात ढली, सुबह हुई। रात वाली घटना अभी भी मेरे जहन में बसी थी। मेरे कदम उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। मन में एक डर भी था। पेड़ के पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या रात में मुझे कोई भ्रम हुआ था? दिन जैसे तैसे गुजर गया। फिर से काली रात आई। और फिर से बाहर से पायल की छन छन। अब बस हमारी योजना सफल होने ही वाली है, क्योंकि इस गांव के हर एक इंसान को अपने वश में करके यहाँ लाना है। फिर उनकी बलि देकर हमारा मकसद पूरा होगा। बस ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे माथे पर लगी इस मणि पर वार ना कर पाए। मेरी शक्तियाँ अभी अधूरी हैं। बस कुछ दिन और, फिर एक एक गांव वाला मेरे इशारों पर मरने को तैयार होगा। जो भी मैंने देखा और वो सुना, क्या वो सब सच है? अगर हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? दिमाग शून्य था
और डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन ये बात गांव वालों को बतानी होगी। जल्दी से जाकर सबको ये बात बतानी होगी। भैया दरवाजा खोलो, गांव पर बड़ी आफत आई है। भैया, अरे घनश्याम दरवाजा खोलो, बहुत बड़ी मुसीबत आई है गांव पर। मैं सारी रात दरवाजों पर अपना सर पीटता रहा, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थक हार कर वापस लौट आया अपनी झोपड़ी में। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। ये समस्या कैसे सुलझेगी और कैसे गांव वालों की जान बचेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, कल रात वो टीवी का मरीज मारा हुआ था, कह रहा था गांव मुसीबत में। मैंने तो नहीं खोला दरवाजा, मैं सोच रहा। वो आया तो मेरे घर भी था, मैंने भगा दिया उसे, गांव पे मुसीबत ना आए, इसीलिए तो टीवी का मरीज गांव से बाहर निकाला था। समझ रहे हो? मेरा बच्चा बीमार है, उसे टीबी हो गया है, मेरी मदद करो। एक के बाद एक कई गांव वाले इस महामारी के शिकार होते गए। आधा से ज्यादा गांव टीबी से पीड़ित था। फिर एक दिन वही काली साड़ी वाली औरत गांव में आई। टीबी से छुटकारा, टीबी से छुटकारा। जिस किसी को भी टीबी से छुटकारा चाहिए वो मेरे पास आए। फिर क्या था, पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और उस औरत से टीबी से छुटकारा दिलाने की मिन्नतें करने लगा। सबको छुटकारा मिलेगा, बस मेरे पीछे पीछे चले आओ, आ जाओ मेरे साथ। चलते हुए सब उसी हवन और तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैं इन गांव वालों को ले आई, अब हम इनकी बलि दे सकते हैं और ये खुशी खुशी अपनी बलि दे देंगे क्योंकि ये सम्मोहित हैं। बहुत अच्छे कालिदायन। किशोर, आगे आओ और इस हवन में अपनी बलि दे दो। किशोर हवन में जाने ही वाला है। रुक जाओ किशोर, आगे मत बढ़ो। एकदम सभी का सम्मोहन टूटा। अरे हम यहाँ कैसे? अरे ये क्या? लेकिन मेरे ऐसा करने से वो डायन और ज्यादा गुस्से में आ गई। वो औरत एकदम भयानक डायन में बदल गई। ये तूने अच्छा नहीं किया लड़के, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब इन गांव वालों की बलि नहीं होगी, मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। डायन गांव वालों की तरफ बढ़ने लगी। बड़ा सा पत्थर उठाया। जय बजरंगबली! और पत्थर सीधा डायन की मणि को लगा। डायन गिर पड़ी, तड़पने लगी। भागो यहाँ से, जल्दी! जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे भगवान, बच गया। उस घटना के बाद सब नॉर्मल हो गया। गांव वालों को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने सम्मान के साथ मुझे गांव में वापस बुला लिया। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन गांव वाले सतर्क रहकर हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। रात का समय है, फोन की घंटी बजती है। दिनेश फोन उठाता है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? दिनेश, मैं राजू। सुन, जल्दी से अपनी फैक्ट्री पे आ। फैक्ट्री में आग लग गई है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, हम बर्बाद हो गए। मैंने सुनील और हेमंत को ही बता दिया, तू भी जल्दी पहुंच। हाँ, मैं पहुंच रहा हूं।
मुझे तो लगता है वो लौट आई है। उसने कहा था ना वो लौट आएगी और हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। शायद उसने शुरुआत कर दी है और अब हमारी उल्टी गिनती शुरू। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे लौट सकती है? कुछ भी। पर हेमंत की बात सच भी तो हो सकती है। मेरी आंखों के आगे तो आज भी उसी का चेहरा आ जाता है। मैंने तब भी तुम लोगों से कहा था कि ऐसा मत करो, पर जब तक मैं कुछ कर पाता, तुम लोगों को रोक पाता, तुम लोग सब कुछ कर चुके थे। चलो यार, अब ये बातें खत्म करो। सब ठीक है, हम लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं, समझ रहे हो? ये आग किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकती है। लेट्स गो होम। कोई सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे हटो, सामने से हटो। ऐसा कहते हुए गाड़ी पर से बैलेंस वो खो देता है। उसकी गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है कि अचानक से रुक जाती है। दिनेश को एक साया उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तुम छोड़ दो मुझे माफ कर दो। वो साया कोई जवाब नहीं देता है और दिनेश की गाड़ी को खाई में धक्का दे देता है। एक चीख के साथ गाड़ी खाई में गिर जाती है। दिनेश की लाश रखी है। पुलिस वाले क्राइम सीन पर हैं और राजू, हेमंत और सुनील भी। आप तीनों को किसी पर कोई शक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिला है। नॉर्मल एक्सीडेंट केस लगता है। पुलिस वहां से चली जाती है। एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? दिनेश इस रास्ते से रोज आता था और इतना अच्छा ड्राइवर था, फिर भी एक्सीडेंट कैसे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर डर लग रहा है मुझे अब। वो तीनों वहां से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू हेमंत को फोन करता है। ऑफिस कब तक आएगा? वो मीटिंग है ना आज? बस स्विमिंग कर रहा हूँ, 1 घंटे में निकलता हूँ। ओके, जल्दी आ। फोन कट जाता है। हेमंत अपने घर के पूल में स्विमिंग कर रहा है। ये रोज जब तक स्विमिंग ना कर लूं, दिन की शुरुआत नहीं होती। किसी और के बंगले में, उसके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का कुछ अलग ही मजा है ना? कौन है यहाँ? हेमंत को चुड़ैल नजर नहीं आती। अचानक से स्विमिंग पूल में वाटर लेवल बढ़ने लगता है और हेमंत बचाओ बचाओ कहते हुए डूबने लगता है। हेमंत की लाश पड़ी है। सुनील वहां है। वो राजू को फोन करता है। राजू, कहाँ है तू? तुझे पता चला हेमंत के साथ क्या हो गया? हमारा एक और दोस्त मर गया। तू जल्दी आ। मैं नहीं आ रहा, मैं समझ गया हूँ वही सब कर रही है। वो लौट आई है। सुन मेरी बात सुनील, वो लौट आई है। मैं यहाँ से, इस देश से सबसे दूर भाग रहा हूँ। तू भी भाग जा, मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। वो नहीं छोड़ोगी। अब मेरा ही नंबर है। सही कहा तूने, अब तेरा ही नंबर है और तू इस नंबर से अब कहीं नहीं भाग पाएगा। अब तू जान से जाएगा। राजू पीछे मुड़कर देखता है। सामने एक भयानक सी चुड़ैल खड़ी है। तुम लौट आए, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, मैं लौट आई और अब जैसे तेरे दोस्त गए, तू भी जाएगा। क्या कहा तूने? माफ कर दूं मैं तुझे? नहीं कर सकती। कैसे कर दूं? तूने और तेरे उन दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे यहाँ काम करने वाले नौकर थे तुम लोग।
और तुमने मिलकर मुझे मार दिया, मेरी छोटी सी बेटी को मार दिया। तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं? पैसे के लालच में तुम हैवान बन गए और तुम मुझसे माफी की उम्मीद करता है। हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। तुम ये प्रॉपर्टी पैसा सब ले लो, मुझे छोड़ दो। हाँ? कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रहा है। इस सब का मैं क्या करूं? अब मुझे बस शांति चाहिए, और वो इस सब से नहीं, तुझे मार कर मिलेगी। तुमने अपने लालच में मुझे मार डाला, मेरी छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। आज तुझे तेरे पापों का फल मिलेगा। मैं करूंगी तेरे पापों का हिसाब। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को हवा में उठा लेती है और अपने नाखूनों से उसकी गर्दन में घाव करते हुए उसे सामने की दीवार पर फेंक देती है। पैसे के लालची, मार डाला मुझे और मेरी फूल सी बच्ची को पैसों के लिए। छी, अब तू मर। ऐसा कहते हुए चुड़ैल राजू को मार देती है। तभी राजू के कमरे का गेट खुलता है, सुनील आता है और चुड़ैल को देखता है। तुम देखो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो प्लीज। गलती तो तूने की थी। हाँ, तूने मुझे नहीं मारा, पर इन तीनों के खिलाफ शिकायत भी तो नहीं की। पर मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे मुझे मुक्ति दिलानी होगी। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, सब करूंगा मैं। ये जो सारी प्रॉपर्टी इन सब ने हड़प रखी थी मेरी बेटी के नाम से, उस सब का एक ट्रस्ट खोलकर गरीब बच्चों की मदद करो। ये काम जल्दी करो और मुझे मुक्ति दो। मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जा रही हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, मेरा मतलब पूरा हुआ। राहीपुर गांव की बंद हवेली आज फिर से खुल रही है, क्योंकि कई सालों के बाद इसे एक नया खरीदार मिला है। रोहित और उसकी पत्नी श्वेता यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उन दोनों के आते ही रोहन के पड़ोसी श्याम और सुनील उससे मिलने आते हैं। अरे भाई साहब, आपने इस हवेली को कैसे खरीद लिया? क्या आप इस हवेली के किस्से नहीं जानते? आप यहाँ आ गए हैं, तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। आपसे कई सालों पहले भी जो ओनर यहाँ थे, उन्हें उस चुड़ैल ने मार दिया था। देखिए भाई, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अच्छा, ये चुड़ैल वड़ैल कुछ नहीं होती, समझ गए? होती है भैया, सब होती है। ये हवेली उसी की है और इसीलिए किसी को यहाँ टिकने नहीं देती वो। मुझे तो लगता है उस डीलर ने जिसके पास ये हवेली की चाबी थी, आपको बेवकूफ बना के हवेली बेच दी है, बता रहा हूँ। बेवकूफी भरी बातें तो आप लोग कर रहे हैं। मैं किसी चुड़ैल को नहीं मानता, और अगर कोई चुड़ैल होती भी है तो मैं देख लूंगा उसे, ठीक है? अभी हम थक चुके हैं बहुत। आज सामान शिफ्ट किया, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, ठीक है? चलो श्याम भैया, अब अगर खुद ही कोई मरना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे हमारा काम समझाना था। दरअसल रोहित अपनी पत्नी श्वेता और बेटी काव्या के साथ जिस हवेली में रहने आया था, उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, और इसी डर से कई सालों से उस हवेली में तो दूर की बात, उसके आसपास के घर में भी कोई नहीं रहता, वो भी खाली पड़े हैं। उस हवेली को कई बार लोगों ने खरीदा, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। कई साल बाद से वो बंद पड़ी थी। वो चुड़ैल उस हवेली से तो बाहर कभी नहीं आया, लेकिन हवेली में रहने वालों को उसने छोड़ा भी नहीं। हवेली में रात होती है। रोहित और श्वेता बैठे हैं।
काव्या सो रही है। हमने ये हवेली लेकर ठीक तो किया ना रोहित? कहीं जो बातें इस हवेली के बारे में सुनी वो सही हुई तो? तुम भी कैसी बेकार बातें कर रही हो। गांव वाले ना पागल है, पागल। चुड़ैल जैसी बातों में यकीन रखते हैं। ऐसा कुछ होता थोड़ी है। चुड़ैल आज के जमाने में सोच रही हो? सीरियसली? ऐसा कहकर रोहित जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अचानक रोहित की हंसी के साथ एक औरत भी तेज तेज हंसने लगती है, जिसकी आवाज उन्हें सुनाई देने लगती है। कोई कुछ कह पाता या समझ पाता, इससे पहले ही सामने की दीवार पर नजर आती है एक भयानक सी चुड़ैल। क्या कहा था तूने? चुड़ैल उड़ैल सब बेकार की बातें होती हैं। चुड़ैल होती ही नहीं है। तो देख मुझे, मैं हूँ चुड़ैल। डर मत, तू तो डरता नहीं है ना चुड़ैल से। मेरी हवेली है ये, जानते हैं यहाँ सब। फिर तू आया कैसे यहाँ? चल अब आ ही गया है तो मेरा काम कर। मुझे यहाँ से बाहर ले चल शिकार करने। इसी हवेली में कैद है मेरी आत्मा, इसीलिए अकेली यहाँ से गई तो वापस नहीं आ सकती। जब तक कोई इंसान मुझे अपने साथ अंदर बाहर ना ले जाए। तो अब तू शुरू कर ये काम। मैं ऐसा क्यों करूंगा तुम्हारे लिए? क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी बेटी गई, वो गई, मेरे पास है वो। और अब तुझे तभी मिलेगी, तब मेरा पेट भरेगा। काव्या, मेरी बच्ची काव्या। ऐसा कहकर ऊपर की ओर भागती है जहां बच्ची सोई हुई है, पर वहां काव्या नहीं है। रोहित, हमारी बच्ची कमरे में नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातें मारूंगा, पर तुम प्लीज मेरी बच्ची का कुछ मत करना। मेरी छोटी बच्ची है। रोहित अगले ही दिन चुड़ैल के साथ हवेली से बाहर निकलता है। चुड़ैल सिर्फ रोहित को दिखाई देती है और किसी को नहीं। कुछ दूर जाने के बाद चुड़ैल रोहित को एक जगह पर रोक देती है जहां लोगों की भीड़ है। ये जगह ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत शिकार मिलेंगे। वो आदमी, पहले उसे पकड़ती हूँ। 5-6 लोगों की लाशें पड़ी और कुछ लोग इधर उधर गिरे हुए हैं। अब ये रोज का काम हो गया था। चुड़ैल का जब मन होता तब वो रोहित के साथ गांव में कहीं भी जाती और कुछ दूर रोहित को छोड़कर आगे जाकर बिना किसी को देखे शिकार करती और वहां से वापस हवेली में आ जाती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं करना चाहता ये सब। क्या करूं? मेरी बेटी ये चुड़ैल उसे मार देगी। तो मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या? यहाँ किसी की बात भी तो नहीं मान सकता, ना किसी से बात कर सकता हूँ। रोहित परेशान घूम रहा होता है और तभी उसे एक बाबा दिखाई देता है। परेशान है क्या? क्या खो दिया, क्या पाया? कोई भूत पीछे पड़ा है क्या? क्या है कोई चुड़ैल का साया? चुड़ैल की महक मुझे तेरे पास से खींच लाई तो जरूर अब चुड़ैल के मरने की बारी है आई। बाबा, आपको कैसे पता? चुड़ैलों पर रहती है बाबा की नजर। चुड़ैल, भूत हो या पिशाचनी, सबको कर देता हूं मैं बेअसर। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ हवेली पर चलिए, लेकिन उस चुड़ैल के पास मेरी बेटी है। चिंता मत कर, मैं हूं ना, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित और बाबा हवेली पर पहुंचते
तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो इस बाबा को ले आया। अब किसी और का शिकार करूं या नहीं करूं, पर तुझे तो मारूंगी और तेरी बेटी को भी। अब तेरा कोई चक्कर काम नहीं आएगा चुड़ैल, अब तू मरेगी। तुझ जैसे बहुत आए और चले गए, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ तेजी से फूंक मारती है और बाबा गिर जाते हैं और चुड़ैल हंसने लगती है। अब भी वक्त है बाबा, निकल जाए यहाँ से, मुझे कोई नहीं मार सकता। सालों की शक्तियों के बाद अब भूत चुड़ैल का कोई राज मुझसे छूटा नहीं रहा, और इसीलिए मैं जानता हूँ इस हवेली के बड़े बड़े झूमर में कैद है तेरी शक्तियां। चुड़ैल कुछ कर पाती इससे पहले ही बाबा बड़े झूमर की तरफ मंत्रों की शक्ति से वार करते हैं। झूमर छन से नीचे गिरकर टूट जाता है। ओ बाबा, ये क्या किया तुमने? ये सही नहीं किया तूने बाबा। चुड़ैल चलने लगती है और मर जाती है। बाबा, बाबा मेरी बच्ची। डर मत, वो जहां आखिरी बार थी वहीं होगी। श्वेता और रोहित भागकर बच्ची के कमरे में जाते हैं। बच्ची वहां बैठकर खेल रही है। श्वेता और रोहित खुश हो जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं, और अब वो हवेली डर मुक्त हो जाती है।